देखिए ET Now स्वदेश पर। स्वागत है एक बार फिर आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे कार्यक्रम में। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह और साथ ही जेएसटी इन्वेस्टमेंट्स के सीएफओ आदित्य शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। तो पहला जो सवाल है वो रविराज जैन जी का है हमारे साथ। रविराज जी से बात करने की कोशिश करते हैं। रविराज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए कैसे हैं आप? यस सर, फाइन सर। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और साथ में मेरी डॉटर की मैरिज के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। तो डॉटर की मैरिज के लिए 20 इयर्स का मेरा है और मुझे 25 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी। ओके। और मुझे रिटायरमेंट जो है मेरा 20 इयर्स बाद है, तो उसके लिए मुझे 5 करोड़ की जरूरत है और मैं 30,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या अभी कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं रविराज जी? हाँ मैं करता हूँ, बट उसमें कैसा है कि ये टैक्स सेविंग के जो रहते हैं म्यूचुअल फंड ELSS स्कीम वगैरह उसमें करता हूँ, बट उसमें कुछ रिटर्न वगैरह उतने मुझे मिले नहीं है। ओके करेक्ट। तो ऐसा मतलब अभी काफी समय तो निकल चुका है, मेरा 40 इयर्स ऑलरेडी एज हो चुका है। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि ये थोड़े से समय में कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए। चलिए, लेकिन एक कहावत है हिंदी में रविराज जी, देर आए दुरुस्त आए, कभी भी लेट नहीं होता इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में। तो आज हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनसे पूछ ही लेते हैं आपका सवाल। कीर्तन आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर रिटायरमेंट और बेटी की शादी। रिटायरमेंट के लिए करीब 5 करोड़ का टारगेट है और बेटी की शादी के लिए करीब 25 लाख का। 30,000 तक की इन्वेस्टमेंट ये हर महीने कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो टैक्स के जो सेविंग वाले प्लान हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहां से रिटर्न अच्छा नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहां से आगे 20 साल के लिए? रविराज जी, सबसे पहले तो मैं ये एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप गोल प्लानिंग करें तो उसमें जितने पैसों की आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं वो आज के हिसाब से ना होकर फ्यूचर के हिसाब से होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि बेटी की मैरिज के लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिए, तो अगर 25 लाख रुपए आज का खर्चा है तो बेटी की शादी जब होगी तब ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली तो सलाह ये होगी कि जब भी आप गोल प्लानिंग करें, उस पैसे की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी या फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू होगा, वो सबसे पहले डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप जो 25 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए कह रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में 25 लाख ही चाहिए और ये इन्फ्लेटेड वैल्यू ही है। तो 25 लाख इकट्ठा करने के लिए आपको रफली 3,000 रुपया हर महीना निवेश करना पड़ेगा। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो आप एसआईपी करेंगे उसमें आपको तकरीबन 12% का CAGR रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप 3,000 रुपए हर महीना डालेंगे और वो अगर 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20वें साल तक तकरीबन 25 लाख रुपए तक इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर आप अपने रिटायरमेंट गोल की बात करें तो रिटायरमेंट गोल का आपका जो लक्ष्य थोड़ा सा स्टीप है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको 5 करोड़ रुपए जमा करने 20 साल बाद, तो आपको तकरीबन महीने के 55,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। तो 55,000 रिटायरमेंट के और 3,000 बेटी की शादी के, आपको दोनों गोल मीट करने के लिए तकरीबन 58,000 रुपीज हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि आप 30,000 रुपए हर महीना निवेश करना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है मेरे हिसाब से। या तो अगर पॉसिबल है तो 30,000 वाली एसआईपी को बढ़ाकर 58,000 तक लेके जाइए, तो दोनों गोल्स मीट हो जाएंगे। या अगर आप 3,000 रुपए बेटी की शादी में लगा सकते हैं तो 27,000 बचेंगे आपके रिटायरमेंट के लिए। 27,000 हर महीना अगर आप निवेश करेंगे अगले 20 सालों के लिए, तो आपको तकरीबन 2.5 करोड़ जितना पैसा जमा हो जाएगा आपके रिटायरमेंट तक। तो इन दोनों में से आपको एक चीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, या 5 करोड़ की जगह पे 2.5 करोड़ पे आपको ओके होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप 3-4 फंड्स में निवेश कर सकते हैं इन पैसों के लिए। मेरा एसेट्स लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन स्मॉल कैप और PPFAS फ्लेक्सी कैप। मेरे हिसाब से अगर ये 5 फंड में आप इक्वली आपका पैसा डिवाइड कर दें, तो आप अपने गोल तक जितने रिटर्न एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे हैं, शायद काफी आसानी से पहुंच जाएंगे।
करेक्ट। तो रविराज जी, ये है सलाह आपके लिए कि एक तो आपको जो फिगर आपने जो रखे हैं दिमाग में 25 लाख रुपए शादी और 5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए, आपको वो जो है इन्फ्लेशन को ऐड करके ध्यान में रखना होगा। तो वो फिगर आज की तारीख में अगर सही लग रहा है तो शायद 20 साल के बाद वो फिगर ठीक न पड़े, तो इसलिए वो ध्यान में रखना है। लेकिन आपने जो फिगर्स बताए हैं उसके हिसाब से बेटी की शादी के लिए आपको करीब 3,000 रुपए की SIP की शुरुआत करनी होगी, तब 25 लाख रुपए जमा होंगे। लेकिन 5 करोड़ का जो टारगेट है वो थोड़ा सा एम्बिशियस है, थोड़ा ज़्यादा है। या तो आप SIP की अमाउंट बढ़ाएं, उसके लिए 55,000 रुपए की SIP करें 20 साल के लिए, या फिर आपने जो टारगेट रखा है 5 करोड़ का उसे कम करें। ये आपके लिए ब्रॉडली आइडिया है। फंड के नाम यहाँ पर बता ही दिए हैं आपको, मिराई लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, ये कुछ फंड हैं जहाँ पर आप फिलहाल फोकस करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्विटर से एक सवाल आया है, एकनाथ कदम जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि उनको अपनी बेटी की हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है और 10 साल के बाद उनको 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ और कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली आदित्य, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं, शायद ये भी जानना चाहेंगे कि कितना इनको इन्वेस्ट करना चाहिए 10 साल के लिए, अगर इनको 50 लाख रुपए जमा करने हैं। तो अगर आप हेल्प कर सके एकनाथ जी की कि भाई कितना आपको SIP करना होगा और किस तरह के म्यूचुअल फंड में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इन्वेस्टर ने बताया नहीं है कि उनकी सेविंग्स किस तरीके की है। तो अगर हम माने कि 10 साल के लिए वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करेंगे और अगर हम 10 से 12% का रिटर्न माने तो इन्वेस्टर को कहीं 35 से 40 हजार के आसपास जो है हर महीने SIP करनी होगी। इन्वेस्टर का गोल थोड़ा अग्रेसिव है, तो अगर वो 35 से 40 हजार की SIP नहीं कर पाते हैं तो 2 तरीके हैं। जैसे पहले कहा था, या तो वो अपने टाइम होराइजन को बढ़ा सकते हैं या तो फिर इंक्रीमेंटली 10% की SIP वो बढ़ा सकते हैं जितने भी अमाउंट की SIP कर रहे हैं। तो 50 लाख तक पहुंचने के लिए मिनिमम 35 से 40 हजार रुपए की SIP तो करनी ही होगी इन्वेस्टर को। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने अपनी एज नहीं बताई है तो रिस्क प्रोफाइलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे कि डॉटर का है, उनकी डॉटर है तो उस हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि उनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट टाइप ही रहेगा। तो उसके हिसाब से 5 फंड्स मैंने सजेस्ट किए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में वो 10,000 की SIP कर सकते हैं, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10,000 की कर सकते हैं, DSP क्वांट फंड में 10,000 की, DSP स्मॉल कैप में 5,000 की और मोतीलाल नैस्डैक 100 में 5,000 की। देखिए 35 से 40 हजार की SIP करेंगे तो जस्ट आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन रहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए और ऊपर नीचे में घबराइए मत। कंसिस्टेंटली SIP को करेंगे तो आप अपने गोल्स की तरफ रीच कर पाएंगे। और अगर ना कर पाए इतने की SIP तो या तो टाइम होराइजन बढ़ाइए या फिर 10% करके SIP को, जितने की भी SIP कर सकते हैं उसको 10% मिनिमम बढ़ाइए हर साल, तो आप शायद इस गोल को रीच कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई और यही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो सलाह है एकनाथ जी वो ये कि करीब 40,000 रुपये तक की SIP आपको करनी होगी, जो आपको अगर माने कि 10% तक का रिटर्न भी मिलता है सालाना तो आपको 8 साल में 50 लाख रुपए तक मिलने की उम्मीद है। कुछ फंड्स भी सुझाए हैं यहाँ पर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, UTI निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, DSP क्वांट है, मोतीलाल नैस्डैक 100 है। ये कुछ आइडियाज़ हैं आपके लिए। इन फंड्स में आप पैसे लगाइए और SIP की करिए शुरुआत, तो आपको ज़रूर लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं रूपेश जी का। रूपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर बिहार से बोल रहा हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आपके यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो गया है कि नहीं, या अभी भी गर्मी है? अभी गर्मी है और 1-2 दिन बारिश हुआ था सर यहाँ पे। बिल्कुल, आज खबरें आ रही थी कि आज उत्तर भारत में कुछ बारिश शुरू हुई, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ भी हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए रूपेश जी क्या सवाल है आपका? सर मैं 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको फंड भेजा था जी, और मेरा टारगेट है कि मैं 1 करोड़ रुपए को कॉर्पस बनाना चाहता हूँ और प्लस 18 से 20 लाख रुपया मेरे को चाहिए एजुकेशन के लिए। मेरा अभी बेटा है वो अभी 3 साल का है। ओके। तो मेरा आपने टाइम होराइजन नहीं बताया, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने समय में आपको इस पैसे की जरूरत होगी? अप्रॉक्स 19-20 ईयर्स। 19 से 20 ईयर्स, ओके। यस ठीक है, तो आप 1 साल से करीब 7 फंड्स में निवेश कर रहे हैं। आपने जो भेजे हैं उसमें एक्सिस ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप,
मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक, ये कुछ फंड्स हैं जहां पर आप कर रहे हैं अभी। बेटे की पढ़ाई जो है 20 साल के बाद आपको 18 लाख आप टारगेट कर रहे हैं और रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। तो पूछ लेते हैं हमारे ही मेहमानों से, कीर्तन क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि जिस तरह के अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे अपने गोल्स हासिल कर पाएंगे या कुछ बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में? रुपेश जी, सबसे पहले तो आपने जिन फंड्स में निवेश करने का सोचा है या कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले गुड जॉब ऑन दैट। दूसरी चीज़, आपकी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन कॉर्पस जमा करने की वर्सेस आप जितना पैसा लगा रहे हो, थोड़ी-सी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप हर महीने 6,000 रुपए तकरीबन इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस हिसाब से आपने डेटा यहाँ शेयर किया है, और जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि मान के चलिए अगर 12% रिटर्न आपकी एसआईपी जनरेट कर पाती है 19-20 साल में, तो 20 साल में आप तकरीबन 55 लाख रुपए जोड़ पाएंगे। तो 6,000 हर महीना, 12% रिटर्न, तकरीबन आप 55 लाख रुपया जोड़ पाएंगे 20 साल की आपकी जो रिक्वायरमेंट है। तो शायद आप उस 1 करोड़ के गोल तक ना पहुंचे। तो सजेशन ये है कि अगर 1 करोड़ का गोल है तो आपको एसआईपीज बढ़ानी पड़ेगी। पर अगर आप एसआईपी नहीं बढ़ा पाते तो 55 लाख तक की राशि आप जरूर जमा कर पाएंगे। देखिए, 2 चीजें आपके पोर्टफोलियो में हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी तरीके से थोड़ा सा यूएस एक्सपोजर लिया हुआ है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों में एक्सपोजर लिया हुआ है, पर आपके पोर्टफोलियो में मैंने देखा थोड़ा सा ओवरलैप है। तो उस ओवरलैप को निकालने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर इन 2 फंड्स को आप ड्रॉप कर दे और बाकी के फंड्स में इसी का पैसा ऐड कर दे, तो बाकी के बचे हुए 5 फंड्स में अगर आप 6,000 रुपए की एसआईपी करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट पोर्टफोलियो होगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो 2 सलाह है, अगर आप 6,000 रुपए हर महीना डालेंगे तो 55 लाख तक जमा कर पाएंगे 20 साल में, और आपके इन्वेस्ट किए हुए फंड्स में से एक्सिस ब्लू चिप और कोटक फ्लेक्सी कैप को आप ड्रॉप कर सकते हैं। उनमें जो एसआईपी कर रहे हैं वो बाकी के 2 फंड्स में, जिसमें आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उनमें ये पैसा ऐड कर लीजिए। क्लियर कट एडवाइस है यहाँ पर रुपेश जी आपके लिए। जितना अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 1 करोड़ तक का टारगेट तो शायद ना हो पाए। वो 55 लाख तक की कैलकुलेशन यहाँ पर आपके सामने दी गई है। 55 लाख रुपए तक आप पहुँच सकते हैं। अगर आप फिर भी 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं तो आपको अपनी एसआईपी जो है उसको बढ़ाना होगा। दूसरी बात ये कि कुछ फंड्स आपके यहाँ ओवरलैप है तो उनको हटा सकते हैं आप। 2 फंड्स बताए गए हैं यहाँ पर, एक्सिस ब्लू चिप और कोटक फ्लेक्सी कैप। इनको आप हटा दीजिए अपने फंड से, अपने पोर्टफोलियो से, तो आपका जो गोल है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। और अगर आप एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर रुपेश जी, तो एक सलाह जो दी जाती है हमेशा वो ये कि 10-10% करके आप हर साल अपना निवेश बढ़ाएं। अगर आप 6,000 रुपये आज इस साल जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको 6,600 कर दीजिए अगले बार, और अगली बार 6,600 का 10% बढ़ा लीजिए। तो आप धीरे धीरे 10-10% करके बढ़ाएंगे तो भी आपका एसआईपी जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आपके रिटर्न बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया है इंस्टाग्राम से नितिन जी का। हाई रिटर्न के लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाएं वो ये जानना चाहते हैं। नितिन जी की जो उम्र है वो 50 साल की है और 8 अलग अलग फंड्स में उनके फिलहाल निवेश चल रहे हैं। सैमको फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़, डीएसपी मिड कैप, ये कुछ फंड्स हैं जहां पर वो पैसे ऑलरेडी लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं दिया है कहीं कि वो कितनी एसआईपी कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं। चलिए आदित्य से पूछते हैं, ब्रॉडर आइडिया तो ले सकते हैं। आदित्य, हाई रिटर्न हर कोई चाहता है जाहिर तौर पर यहाँ पर, लेकिन जिस तरह के फंड में अभी ये पैसे लगा रहे हैं नितिन जी, क्या ये फंड्स परफॉर्मेंस वाइज पहले अच्छे रहे हैं और आगे अच्छे रहने की उम्मीद है? सबसे पहली बात तो हाई रिटर्न, जैसे कि आपने कहा, सब लोग चाहते हैं, बट उससे काम नहीं होता है। हमें बहुत डिसिप्लिन रहना होता है मार्केट में। तो सबसे पहली बात मैं सजेस्ट करूंगा इन्वेस्टर को कि आपके निवेश को किसी गोल के साथ बांधिए। फॉर एग्जांपल, वो रिटायरमेंट हो सकता है या घर लेना हो सकता है, या कोई भी गोल जो आपको ठीक लगे उसके साथ बांधिए। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। हाई रिटर्न तभी आता है जब आप हाई रिस्क लेते हैं मार्केट में, और जरूरी नहीं है कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो सूट करे हाई रिटर्न की तरफ जाना। सबसे पहली बात, गोल के साथ जोड़िए अपने निवेश को। दूसरी बात ये, आपका जो पोर्टफोलियो है
बहुत बिखरा हुआ है, तो उस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। 4 फंड्स में आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में आप इनको कंसोलिडेट कर सकते हैं। हाउएवर, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर का नोट किया है मैंने। इन्वेस्टर को बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है। एसआईपी का अमाउंट उन्होंने बताया नहीं है वो कितना कर रहे हैं। अगर वो इन 4 फंड्स के अंदर इक्वली स्प्लिट कर देंगे एसआईपी को तो बेटर रहेगा। बट लॉन्ग टर्म एडवाइस यही रहेगी, गोल्स के साथ अटैच कीजिए और कंसिस्टेंटली एसआईपी करते रहिए। तो धीरे धीरे करके जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली मीन करेगा कि 10 से 15 साल के अंदर आपका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा कैगर के रूप में आएगा। तो कंपाउंडिंग जो होता है वो ही इंश्योर करता है कि हाई रिटर्न आपको मिले। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई और नितिन जी के लिए कि आपको हमेशा ये तय करके इन्वेस्टमेंट करना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट आप किस लिए कर रहे हैं। कुछ लोग बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करते हैं, कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं, कुछ घर बनाने के लिए करते हैं, कुछ रिटायरमेंट के लिए करते हैं। आपके पास एक गोल होना चाहिए। उस गोल से फायदा ये होता है कि आपकी समय सीमा भी तय होती है। अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं और आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास समय बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 30-35 साल के हैं और आपको घर खरीदना है तो शायद आपको अगले 5 साल में ही घर खरीदना हो, तो आपका टाइम होराइजन कम हो जाता है, आपकी प्लानिंग उस हिसाब से बदल जाती है। तो पोर्टफोलियो जब भी प्लान करें, आपके पास गोल होना बहुत जरूरी है। गोल के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। ये बहुत अच्छी एडवाइस यहाँ पर अभी मिली है हमें। हालांकि जैसा आपको सलाह दी जा रही है नितिन जी कि जो आपका फंड है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी थोड़ा बिखरा हुआ है, उसको समेटिए। 4 अच्छे फंड्स बताए हैं यहाँ पर, एक्सिस ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। जितनी भी एसआईपी आप कर रहे हैं उनको इक्वली डिवाइड करें तो आपको रिटर्न मिलने की संभावना बेहतर रहेगी। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। रेगुलर एसआईपी चलते रहनी चाहिए क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अगर एसआईपी आप रेगुलरली करेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, यानी तभी आपका पैसा बनाएगा। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि जाने से पहले वो कौन से गुरु मंत्र आज हमारे दर्शकों को देने वाले हैं। चलिए कीर्तन, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या गुरु मंत्र आज आप देने वाले हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पाने का। मार्केट्स ऊपर जाते, मार्केट्स नीचे जाते, लोग डिसिप्लिन भूल जाते हैं। तो अगर मार्केट्स जब ऊपर नीचे जा रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन से पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखें, इन्वेस्टमेंट करके रखें और मार्केट कभी भी 10%, 15%, 20% गिरे और थोड़ा सा और पैसा अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो उसमें ऐड करते रहे, तो मेरे हिसाब से आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को ये सिंपल स्ट्रैटेजी से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, डिसिप्लिन रखिए और कैरिड अवे मत हो जाइए क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है। बहुत ही बढ़िया बात, यही बात अभी हम कर भी रहे थे कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है बाजार में, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में। रिटर्न का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन तरीके से पैसे लगाएंगे और आप हर महीने एसआईपी करते जाइए और तभी वो पैसा आपका कंपाउंडिंग होगा। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार में, म्यूचुअल फंड में या किसी भी तरह के निवेश में जो आप कर रहे हैं। आदित्य, आपकी बारी, बताइए क्या गुरु मंत्र देने वाले हैं आज दर्शकों को आप। लास्ट टाइम हमने एसेट एलोकेशन की बात की थी। इस बार अगर हम एसेट्स में जाए तो इक्विटी जो होता है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, और जो डेट होता है वो वेल्थ प्रेजर्वेशन के लिए होता है। कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स डेट में हायर रिटर्न के लिए, 8-9% के रिटर्न के लिए क्रेडिट रिस्क फंड्स या जंक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लूर होता है कि हायर रिटर्न मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। डेट में आपके जो पैसे हैं फिक्स डिपॉजिट में या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में रखिए, सेफ प्रोडक्ट्स में रखिए ताकि उनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जो फंक्शन है डेट का कि आपको बुरे वक्त में बचाए, उसका जो यूज है वो फुलफिल करे। और जो भी आपको हायर रिटर्न कमाना है 10, 12, 13% का, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से लीजिए। तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इक्विटी को यूज कीजिए वेल्थ क्रिएशन के लिए और डेट को यूज कीजिए वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। डेट में हाई रिटर्न की तरफ मत जाइए और जंक बॉन्ड्स या क्रेडिट रिस्क फंड्स की तरफ बिल्कुल मत जाइए।
बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं वो सब ये सलाह देते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की, आप यंग होते हैं, आपकी सैलरी आ रही होती है और आपको दिख रहा होता है कि आप अगले 20, 25, 30 साल तक और काम करने वाले हैं, तो आप शुरू में इक्विटी में पैसा लगाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने रिटायरमेंट गोल के पास पहुंचते, रिटायरमेंट एज के पास पहुंचने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो पैसा ग्रेजुअली आप डेट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इक्विटी जो है वो वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है और डेट उसी वेल्थ को जो आपने क्रिएट की है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। बहुत अच्छा गुरु मंत्र और बहुत अच्छी बात आज ये यहाँ पर आदित्य की तरफ से आई है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और कीर्तन, समय निकालकर आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमारे दर्शकों को बताई हैं उसके लिए भी। चलिए, वक्त हो गया है शो को यहीं समेटने का। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।